Well, so now let's go through the poem, The Crossing the Bar. Right, this is a sea, and here is sandbar. Right, okay. So, yeah, this picture itself, right, describes a lot, right, synchronizing with the description of the poem. Okay, let's move forward. Let's know about the writer, right, or the poet. So the poet of this poem is Alfred Lord Tennyson, right, born in 1809 and died in 1892. Was the most renowned poet of the Victorian era, right? Yeah. His work includes In Memoriam and the Charge of the Light Brigade and like that. He was educated at Trinity College, okay, more than any other Victorian writer or poet. Tennyson has seemed the embodiment of his age both to his contemporaries and to the modern readers. Yeah. His poetry deals with various themes and expresses the spiritual unrest of his age. उनकी जो मोस्ट ऑफ द पोएट्रीज हैं उनमें एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है स्पिरिचुअल अनरेस्ट का, राइट. ओके, एंड आफ्टर दिस आई थिंक दैट देर इज a requirement to introduce the lesson, right? I mean the poem. Okay, so Tennyson wrote Crossing the Bar in 1889, 3 years before he died. Means उन्होंने अपनी डेथ के 3 years बिफोर ये पोएम कंपोज की थी. एंड टेनिसन यूजेज द मेटाफर. मेटाफर का मतलब यहाँ पे है एक तरह का सिंबल, राइट. तो फिगरेटिव लैंग्वेज है. मेटाफर ऑफ सैंड बार विच इज़ ए ओके रिज ऑफ सैंड बिल्ट अप बाय द करेंट्स अलोंग द शोर. तो होता है ना ये सी शोर के पास जो लहरें आती हैं, तो उसमें एक जगह पर जो सैंड है वो इकट्ठा हो जाती है और वो बार की तरह काम करती है, बैरियर की तरह काम करती है. अगर कोई चीज़ आगे मूव करती है तो वो शोर पे होती है, वहाँ पे कभी कभी लेस वाटर होता है. ओके, टू डिस्क्राइब द बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ. तो एक्चुअली यहाँ पे जो सैंड बार है, राइट, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई अगर डीप वाटर है तो वहाँ सिप अच्छे से मूव कर जाएगा. अगर लेस वाटर है और वहाँ पे सैंड बार है तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आगे मूव नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे जो सैंड बार है उसको इन्होंने एक तरीके से एक मेटाफोरिकल यूज़ किया हुआ है कि जैसे लाइफ और डेथ के बीच में आपका एक ये रुकावट है या ऑब्स्टेकल्स है. अब मान लीजिए कि भाई ये रिवर है, वो क्या नाम सी है, मालूम पड़ा सी को डेथ से सिम्बलाइज कर देते हैं. लैंड है, उसके उस पर रिवर है तो उसको हम लाइफ से करते हैं. तो बीच में जो सैंड पाक का पार्ट है वो एक तरह से बैरियर का काम करता है लाइफ और डेथ के बीच में. तो ओके, सो एज द स्पीकर नियर्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही इज श्योर दैट ही विल मीट हिज मेकर अपॉन हिज डेथ. तो जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, उनको एहसास होता है कि वो की काफ़ी एज हो गई है, कि उनकी वो जो लाइफ का जो एंड है उसके क्लोज हैं, और वो एहसास करते हैं कि जल्दी ही वो अपने मेकर से मिलेंगे. मेकर का मतलब यहाँ है गॉड से, राइट, जस्ट आफ्टर हिज डेथ. ओके, so now okay the poem okay is to be explained, right, line to line explanation, right, stanza voice. So let's go through the first stanza and the first line.
sunset and evening star. The poem begins with the speaker describing the atmosphere and right on a metamorphical note है यहाँ पे आपका कैसा कि जो है सनसेट है और इवनिंग स्टार्स हैं राइट वो स्काई में अपीयर्स हो रहे हैं एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी. तो जो स्पीकर हैं या पोएट हैं वो कहते हैं ही सेज दैट ही हियर्स अ क्लियर कॉल फॉर हिम टू स्टार्ट हिज जर्नी और वॉइस राइट. He hopes that when he starts his voice, his ship will clear the sandbar smoothly. देखिए तो यहाँ पर उस एज में है वो तो उन्हें लगता है जैसा कि पहले मेंशन था कि उन्होंने अपनी डेथ के कुछ सालों पहले ही ये पोएम लिखी थी तो उनको एहसास था कि वो अब काफ़ी करीब हैं डेथ के और तो वो एंड वो कहते हैं कि एंड क्लियर कॉल फॉर मी मतलब कि जैसे उनका बुलावा है राइट जो मेकर है उनका जो गॉड है राइट तो उनको बुलाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो ये यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि एक बिल्कुल क्लियर कॉल है उनकी जर्नी को स्टार्ट होने की और वो ये होप करते हैं कि जब वो जर्नी स्टार्ट करेंगे तो जो उनका शिप है ना वो जो सैंड बार है ना उसको स्मूथली मतलब क्रॉस कर जाएगा मतलब वो आराम से कंफर्टेबली डेथ हो जाएंगी और डेथ के बाद की जो जर्नी है वो उनकी शुरू हो जाएगी राइट. एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार राइट. तो यही है कि यहाँ पे देखिए जो मॉर्निंग ऑफ द बार है बार को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है राइट. पर्सोनिफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे सब कुछ पीसफुली होगा राइट. व्हेन आई पुट आउट टू सी जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा वॉयज पे जाऊँगा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोएट है वो मेटाफर ऑफ जर्नी जो है उसको जो है यहाँ पे रिफ़र करते हैं जर्नी ऑफ हिज सोल टू द नेक्स्ट वर्ल्ड आफ्टर हिज डेथ. ही इज़ ओल्ड एंड ही नोज़ दैट हिज लाइफ इज़ अबाउट टू एंड. जैसा मैंने पहले कहा कि वो ओल्ड हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ इज़ टू बी एंडेड तो वो कहते हैं कि देर इज़ अ क्लियर कॉल ऑफ डेथ फॉर हिम. हिज ओनली विश इज़ दैट व्हेन हिज जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट्स ही विल हैव नो केयर्स एंड एंग्जाइटीज़. कहने का मतलब ये है कि जब उनकी जर्नी स्टार्ट हो तो वो कोई एंग्जाइटी ना हो कोई रुकावट ना हो राइट कोई केयर ना हो वो कंफर्टेबली मूव करना चाहते हैं वहाँ से राइट. और कोई वहाँ पे मतलब सैड एक्सप्रेस करने वाला ना हो राइट. सो वो हैप्पीली अपनी जर्नी को तय करना चाहते हैं मूव करना चाहते हैं. But such a tide as moving seems asleep. तो यहाँ पे जो स्पीकर है ना यू वॉन्ट्स द सी शुड बी सच एज इट मेक्स द जर्नी स्मूथ. वो चाहते हैं कि सी ऐसा हो कि वो जर्नी को स्मूथ करे मतलब राइट. टू फुल फॉर साउंड एंड फोम कहने का मतलब ये है कि द लैक ऑफ साउंड एंड फोम सिग्निफाइज दैट द शिप इज़ इन द डीप सी है ना. दैट द ट्रेल हैज़ नॉट मेयरली बिगिन बट इज़ नियरिंग. ओके वैन की बात भी हम बाद में करते हैं पहले इन्हीं 2 लाइन्स की बात करते हैं. टू फुल फॉर साउंड एंड फोम. So the sea is so deep that there will be hardly any sound and any high waves. The tide is figurative of smooth and peaceful metamorphosis of the speaker from life to
या फिर वही बात आ रही है कि जो पोएट हैं वो इस तरह से डेथ चाहते हैं कि जिसमें कोई स्ट्रगलिंग ना हो, राइट। वो ऐसे चाहते हैं जैसे कि जो शिप होता है वो डीप वाटर में अच्छे से मूव करता है। आप देखते हैं कि पोर्ट बनाए जाते हैं, वरना जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है शिप में, वहाँ कुछ तो नेचुरल पोर्ट हैं और कुछ पोर्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे गहरा किया जाता है पार्ट ताकि वहाँ पे शिप आ सके। वरना आप देखेंगे किसी बीच पे बिल्कुल किनारे तक साइड तक शिप नहीं आ सकता ना, क्योंकि उसे वहाँ पे सैंड को फेस करना पड़ेगा, सैंड बार को फेस करना पड़ेगा। तो जो पोएट है वो ये चाहते हैं कि इस तरह से डीप हो जहाँ पे जो उनकी डेथ है वो इस तरीके से हो कि वहाँ पे बिल्कुल पीसफुली हो, बिना किसी रुकावट के हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब जहाँ साउंड ना हो, जहाँ पे बहुत वेव्स ना हो, लहरें ना हो, तो वो डीप सी की बात करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि पोएम जो है एक तरह के मेटामॉर्फोसिस है, कि डेथ से लाइफ की ओर, लाइफ से डेथ की ओर की बात करते हैं हम। तो जो आपका बार है वो डेथ और लाइफ के बीच में जो बैरियर है उसको सिंबलाइज करता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप। व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम द बाउंडलेस डीप। यहाँ पे जो पोएट हैं wants to say that when his soul start his journey back to its home from where it came। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब वो जो पोएट कहते हैं कि जहाँ से वो आए थे, मतलब जहाँ से उनकी सोर्स है, वो जहाँ से उनकी सोल आई है वहाँ वो वापस लौटने को रिफ़र करते हैं। मतलब डेथ के बाद वो अगले नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। कहने का मतलब डेथ उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग डेथ लास्ट नहीं है, राइट। आफ्टर डेथ के बाद की जर्नी की बात करते हैं वो, राइट, कि जहाँ से उनकी सोल आई थी, जहाँ सोर्स था, गॉड थे मेकर, वहाँ की बात करते हैं। तो इस जर्नी टू द अदर वर्ल्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ही वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम डाउट्स एंड फियर्स, राइट। तो डाउट एंड फियर्स क्या है? वही जो साउंड एंड फॉर्म की बात हो रही, वही डाउट्स एंड फियर हैं। तो अगर हम कहें कि जो रेफरेंस है डाउट एंड फियर्स का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। So like many of other men of his age, Tennyson was also troubled by the ideas of science which shook the very foundation of religion, right? So here, right, turns again home, right? So here you know that he wishes to die with his faith intact. He wants to die without any doubt or fear। देखिए हम यहाँ बात करें विक्टोरियन एरा की बात करें तो देखिए ये हुए आपके लॉर्ड टेनिसन हुए, मैथ्यू अर्नाल्ड हुए, ये सब कहीं ना कहीं जो वहाँ पे बहुत सारे साइंस के इन्वेंशन हुए हैं, जो मॉडर्न टाइम आया है, जो बहुत सारे वहाँ पे फास्ट चेंज हुए हैं, उससे ये लोग काफ़ी वरीड मालूम होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि जब लोग काफ़ी अवेयर होते हैं, उनकी एटीट्यूड काफ़ी साइंटिफिक होते हैं, तो क्या है कि जो उनके अंदर एक फियरफुलनेस है गॉड से, या फिर वो जो एक ब्लाइंड बिलीफ होता है ना, उसमें तेज़ी से कमी आती भी है। जब हम साइंटिफिक होते हैं तो उस समय हम रीज़नेबल और अधिक लॉजिकल हो जाते हैं, हम ब्लाइंड बिलीफ नहीं करते हैं। तो जो विक्टोरियन एरा है उसमें बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है, फैक्ट्रीज़, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी हुई है, प्रोग्रेस हुई है, एजुकेशन बढ़ी है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो पोएट बात करते हैं इसमें
आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका जो डोवर बीच है उसमें जो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड कुछ ना कुछ इसी बारे में बात करते हैं, मींस क्राइसिस ऑफ फेथ की बात करते हैं, लोगों का जो बिलीफ कम होता जा रहा है रिलीजन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ उसका असर है। जो पोएट कहते हैं कि वो जो अब वापस जाना चाहते हैं आफ्टर डेथ, लेकिन वो टर्न अगेन होम विद हिज इंटैक्ट फेथ, जो उनका रिलीजियस फेथ है उसे बिना कुछ बदले हुए, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बात हुई, राइट। पोएट ने डिस्क्राइब किया कि राइट कि उनकी का ओल्ड एज हो गई है और उनकी क्लियर कॉल है, तो वो अपने मेकर के पास जाना चाहते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड। और मतलब वो अपनी जो डेथ है बहुत पीसफुल डेथ चाहते हैं, राइट, जिसमें कोई नॉइज़ ना हो, कोई साउंड ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो। और वो मतलब सैड नहीं है इस तरीके से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डेथ के लिए बहुत सैड हो जाते हैं, तो वो नहीं। उनका मानना है कि देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड द डेथ। तो उनका मानना है कि डेथ लास्ट नहीं है, राइट, अल्टीमेट नहीं है। तो वो आफ्टर डेथ जर्नी की बात करते हैं, और उसमें जो सैंड बार है उसको डेथ और लाइफ के बीच में जो एक बैरियर है उससे कंपेयर करते हैं या उसी को सिंबलाइज करते हैं, राइट। तो उसी बार को वो स्मूथली क्रॉस करना चाहते हैं ना, क्रॉसिंग द बार। ओके, इट्स आई थिंक दैट नेक्स्ट इज इन नेक्स्ट पार्ट।